तो हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम क्या है। और कूलाम का नियम क्या है, वो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो वैल्यू होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। उसको कूलाम ने उसके लिए एक नियम दिया जिसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। उस हिसाब से अभी तक आप लोगों को पता है कि यदि अगर दो आवेश हो एक दूसरे से r दूरी पर, मान के चलिए यहाँ पे एक आवेश हो q1 है ना, दूसरा आवेश हो यहाँ पे q2, और इन दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर r हो, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, अगर ये दोनों प्लस चार्ज हो, यहाँ पे भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सेम सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। वो चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, अगर इन दोनों के आगे माइनस भी रहेगा ना तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यानी अगर सेम सेम चार्ज हो, चाहे प्लस हो या माइनस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि अलग अलग चार्ज हो, जैसे एक के आगे अगर प्लस चार्ज हो और दूसरे के आगे माइनस हो, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, और दोनों प्लस चार्ज है। तो इसको अगर हम सदिश में, इसको सदिश के रूप में अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, ये बोर्ड लेवल का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो कूलाम के नियम से हमको पता है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो होगा K इंटू Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। Q1 है आपका पहला चार्ज, दूसरा है Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और वो जो प्रतिकर्षण बल होगा वो बराबर होगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के। अब हमने कहा कि इसको आप वेक्टर में चेंज कीजिए। ये जो फोर्स है, फोर्स आपको पता है बल जो है एक सदिश राशि है, इसलिए इसका सदिश निरूपण भी करना हम लोगों को जरूरी होता है। तब इसको वेक्टर में हम कैसे चेंज करेंगे, ये ध्यान से थोड़ा सा समझिए। ये जो टोटल R है, ये R इन दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस है, ये आप सबको पता है। ये दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी का वैल्यू है, वो दोनों आवेशों के बीच का दूरी। अगर हम इस पॉइंट से इधर की तरफ अगर दूरी को मेजरमेंट करते हैं, तो हमको पता है कि वो दूरी जो होगा वो बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल के। समझ रहे हो? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय की गई जो दूरी होता है उसको जब वेक्टर में लिखते हैं हम, है ना, तो उसको हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। यानी ये जो दूरी है इन दोनों आवेशों के बीच का R, इस R को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। यहाँ से अगर इस दूरी को मेजरमेंट करते हैं तब Q1 पे बैठे हैं, इस दूरी को अगर देखेंगे तो फाइनल जो होगा वो हमारा Q2 होगा, यानी उसको हम R2 लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस, और माइनस इनिशियल डिस्टेंस को हम लिखेंगे R1। ये होगा वेक्टर के रूप में। इस दूरी को हमने वेक्टर के रूप में चेंज कर दिया R2 माइनस R1। और फिर अगर उधर से देखेंगे हम, इस पॉइंट से अगर दूरी को मेजरमेंट करते हैं Q2 चार्ज से, तो यहाँ से अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये अंतिम वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा ये बन जाएगा, और ये हमारा इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं दूरी को, और यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है, यानी अंतिम पॉइंट हो जाएगा R1 और प्रारंभिक पॉइंट हो जाएगा R2। ये डिस्टेंस होगा किधर से अगर मेजरमेंट करोगे, Q2 से, यानी इस तरफ अगर मेजरमेंट करोगे तब। अगर Q1 से मेजरमेंट करोगे यानी इस तरफ, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो हमने इस दूरी को वेक्टर के रूप में सबसे पहले चेंज किया, क्योंकि हमको सदिश निरूपण करना था। वेक्टर के रूप में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से दूरी को मेजरमेंट किया, तो जब यहाँ से दूरी को मापेंगे तो हमारा अंतिम पॉइंट हो जाएगा Q2, जो कि डिस्टेंस उसके लिए हम R2 लिए हैं, और प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा Q1, जिसके लिए डिस्टेंस हमारा R1 है, R2 माइनस R1। मॉड के अंदर रख दिए हैं कि अगर वैल्यू माइनस में भी आता है तो वो प्लस में बदल जाएगा जब मॉड से निकालेंगे तो, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, बशर्ते बस इन दोनों को हम वेक्टर के रूप में चेंज किए हैं, ठीक है ना।
ये भी दूरी है, ये भी किसके इक्वल होगा, आर के, ये भी किसके इक्वल होगा, आर के। चलिए यहाँ आते हैं, ये देखिए ये जो हमारा वैल्यू है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये वेक्टर में नहीं है, इसको वेक्टर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसको वेक्टर में चेंज करने के लिए एक यूनिट वेक्टर से लाके मल्टीप्लाई करते हैं। जिससे पहले हम लोग जब मैथ पढ़े आप लोग या वेक्टर पढ़े हैं 11th क्लास में फिजिक्स में, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर में नहीं होता था तो हम लोग उससे क्या करते थे, उसमें यूनिट वेक्टर से ले जाके मल्टीप्लाई कर देते थे, यूनिट वेक्टर से। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप से ज्वाइन कीजिए और मैसेज करने के बाद ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यूनिट वेक्टर से ले जाके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है क्या बाबू, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसमें हम यूनिट वेक्टर से ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो हमारा फोर्स है वो अपने आप बदल जाएगा वेक्टर में, और इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये देखिए, ये जो R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 वो किसके लिए हम निकाले थे, इस पॉइंट से दूरी मेजरमेंट कर रहे हैं तब। तो ये वाला फोर्स उस पर एक फोर्स लगाएगा Q2 पे, जिसको हम लिख सकते हैं फोर्स। F2 पे फोर्स लगाएगा कौन, F1, F2 1। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर से एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 माइनस R1 को हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, कैप लगा दिए तो यूनिट वेक्टर हो गया। किसी भी यूनिट वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा रहता है, कोई भी यूनिट वेक्टर उसके ऊपर कैप लगा, यूनिट वेक्टर होता क्या है, इसका वैल्यू एक के इक्वल होता है और ये किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में बदल देता है। जैसे अभी इसको हमको वेक्टर में बदलना था तो हमने यूनिट वेक्टर से ले जाके मल्टीप्लाई किया इसको, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि ये वेक्टर में बदल जाएगा और ये इक्वेशन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसका टोटल वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो इसलिए हमने इसको यूनिट वेक्टर मान लिया, किसको, R2 माइनस R1 को हमने यूनिट वेक्टर माना और यूनिट वेक्टर से ले जाके इसको गुणा कर दिया। तो इस यूनिट वेक्टर को हम दूसरे फॉर्म में और लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा, अब ये जो R है बीच का R, इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब इस दूरी को हम ये भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1। तो डिस्टेंस के जगह पे हमने लिख दिया R2 माइनस R1। और ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर और बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसके इक्वल होता है यूनिट वेक्टर। कोई भी यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, उस वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, और ये होता है वेक्टर का वैल्यू। यानी वेक्टर यूनिट वेक्टर यानी यूनिट ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बटा मॉड ए। यहाँ पे ये भी यूनिट वेक्टर क्या है, इस ए के जगह पे यूनिट वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए यानी R2 माइनस R1 के ऊपर वेक्टर और बटा में मॉड ए यानी R2 माइनस R1, मॉड के अंदर। समझ रहे हो इतना चीज़। सबसे पहले हमने यूनिट में बदलने के लिए, सॉरी वेक्टर में बदलने के लिए इसको यूनिट वेक्टर से गुणा किया। अभी यूनिट वेक्टर के जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे लिख लेते हैं हम क्या कि R2 माइनस R1 वेक्टर और बटा में मॉड ऑफ वेक्टर है R2 माइनस R1 मॉड के अंदर। यहाँ पे इसका स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। आगे समझिए कि Q1 Q2 बटा, अब R2 माइनस R1 का स्क्वायर है और यहाँ पे R2 माइनस R1, स्क्वायर में एक और R2 माइनस R1 से गुणा होगा तो क्यूब में हो जाएगा, R2 माइनस R1 का ये हो जाएगा क्यूब और यहाँ बच जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1। तो ये हो गया हमारा सदिश निरूपण। इसके लिए तो दूसरे चार्ज पे लगने वाले फोर्स के लिए पहले चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स जिसको हम लिखे F21, F21 का मतलब, F2 का मतलब दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स किसके कारण, 1 के कारण। अब अगर ध्यान दीजिए तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक और देखो, अगर अब हमको F12 निकालना हो, F12 मतलब अब इस पहले आवेश पे लगने वाला बल किसके कारण, दूसरे आवेश के कारण, यानी फोर्स 1 ड्यू टू 2
दूसरे के कारण, ठीक है। F1 का मतलब पहले पे लगने वाला फोर्स, 2 का मतलब दूसरे के कारण, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा प्रतिकर्षण बल, वो किसके बराबर होगा, वो भी बराबर होगा K इंटू Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। इसमें भी हम यूनिट वेक्टर से लाके मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या लेंगे हम, R1 माइनस R2, इसके ऊपर कैप लगा दिए तो यूनिट वेक्टर बन गया। इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा तो इससे गुणा करेंगे तो फिर ये फोर्स के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर हम लगा दिए R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि R1 माइनस R2 ही तो है जो ये 2 1 पे फोर्स लगा रहा है। इधर से हम जब दूरी मेजरमेंट किए थे ना, तो फाइनल दूरी हमारा क्या था, R1, इनिशियल दूरी R2, तो इसके लिए डिस्टेंस हमारा R1 माइनस R2, तो इसी को हम यूनिट मान के गुणा कर लिए हैं। अब देखो, अब जैसे यूनिट वेक्टर को हमने बताया था, अब ये डिस्टेंस R यहाँ पे दूरी है ना, दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अरे ये सारा दूरी तो आपस में बराबर है ना, R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, ये सब किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है ना, मॉड। तो इसलिए इसके जगह पे हमने लिखा R1 माइनस R2, R के जगह पे। ये कैप है, हमने बताया कि आपका जो कैप जो होता है, यानी यूनिट वेक्टर जो होता है, वो वेक्टर ए बटा मॉड ए के इक्वल होता है। यानी ये जो यूनिट वेक्टर है कैप ए, ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए, यानी R1 माइनस R2 के ऊपर वेक्टर और बटा मॉड ए, यानी मॉड में R1 माइनस R2, R1 माइनस, यहाँ भी R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ भी R1 माइनस R2 स्क्वायर में जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 का ये हो जाएगा क्यूब, R1 माइनस R2 का क्यूब, और इनटू में बच जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये देखिए हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया ये दोनों आवेशों के कारण लगने वाले फोर्स को। कभी कभी क्या होता है कि इस R1 माइनस R2 को किसी किसी बुक में R12 लिखा रहता है, और कभी कभी इसको किसी बुक में R21 लिखा रहता है, कंफ्यूज करने वाला चीज़। कभी कभी इस R1 माइनस R2 को किसी बुक में R12 लिखा है, किसी बुक में R21 लिखा है। अब किसका सही किसका गलत ये तो नहीं पता, लेकिन इसको आप इस फॉर्म में लिखिएगा तो ये कभी भी गलत नहीं होगा, R1 माइनस R2, ये एकदम परफेक्ट सही आंसर है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया नोट, इसको इरेज करते हैं। कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। वेक्टर फॉर्म चूंकि बोर्ड लेवल का ये सवाल है, इसलिए इसको पढ़ाना एकदम जरूरी था, है ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये बताता है कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हो, एक m1 द्रव्यमान का हो, एक m2 द्रव्यमान का हो, लाइनिंग इसका सेंटर टू सेंटर मिला देते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस अगर r हो, तो लगने वाला जो बल होता है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो बल किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बटा r का स्क्वायर, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ये दोनों। दूसरा हम चार्ज में पढ़ रहे हैं कि अगर एक Q1 चार्ज हो, दूसरा एक Q2 चार्ज हो, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को भी आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, और ये फोर्स होता है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। ये दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी हम देखते हैं, क्या सिमिलर है, सिमिलरिटी, और क्या डिफरेंस है, डिफरेंस और सिमिलरिटी। देखिए सिमिलर दोनों में क्या दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो लाइनिंग ज्वाइनिंग वाला जो बीच का डिस्टेंस है,
ये दोनों डिस्टेंस इस फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्टेंस के व्युत्क्रम में है। यहाँ भी जो फोर्स है, सॉरी ये तो सिमिलर हो गया ना, सॉरी, हाँ सिमिलरिटी आप बता सकते हैं कि दोनों में जो फोर्स है वो डिस्टेंस के व्युत्क्रम में है, दोनों में सिमिलर है। यहाँ भी जो लगने वाला बल है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ भी जो लगने वाला फोर्स है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर आप दूरी को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो फोर्स हमारा घटेगा, यहाँ भी दूरी को बढ़ाते हैं तो फोर्स घटेगा। ये बता रहे हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है ना। इसको आप एफ जी लिख लीजिए और इसको एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और इसको बोल सकते हैं हम विद्युत बल। तो आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या सिमिलरिटी है, तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों जो फोर्स होते हैं वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है एक दूसरे के। दूसरा सिमिलर आप क्या बताइएगा? दूसरा सिमिलर बता सकते हैं कि इन दोनों का जो लाइनिंग होता है बीच का, ये लाइनिंग सेंटर टू सेंटर मिला के ही डिस्टेंस को निकाला जाता है। ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज हो, कोई बहुत बड़ा चार्ज हो, बहुत बड़ा चार्ज हो, और एक बहुत बड़ा चार्ज इधर भी है, तो डिस्टेंस हम इसके किनारे से नहीं बल्कि सेंटर से मेजरमेंट करेंगे। समझ रहे हो ना, सेंटर टू सेंटर। सेम चीज यहाँ भी होता है विद्युत बल में कि आवेशों के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट करते हैं। तो ये भी सिमिलर होता है कि जो दूरी होता है, दूरी है ना, वो केंद्र से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? केंद्र से मापा जाता है। ये दूसरा सिमिलर है। डिफरेंस में अगर हम देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप खुद बता सकते हैं कि ये दो वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यानी आप ये बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो केवल आकर्षण का बल है। किसका बल? आकर्षण का। लेकिन ये जो विद्युत बल है वो प्रतिकर्षण का भी बल है और आकर्षण का भी बल है, ठीक है ना। क्योंकि अगर सेम चार्ज रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, तब भी विद्युत बल है, और अलग अलग अगर चार्ज है तो आकर्षित करेगा। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो केवल आकर्षण का बल होता है, और जो विद्युत बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों है, कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों है। दूसरा डिफरेंस इसका आप बता सकते हैं कि इसमें जो कांस्टेंट होता है ये जी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ठीक है। जी का मान जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जो के है वो माध्यम पर निर्भर करता है। के माध्यम पर निर्भर करता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू बदल जाता है के। तो ये था गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में सिमिलरिटी और डिफरेंस। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल के बीच तुलना और अंतर, समानता और अंतर, क्या क्या समानता और क्या क्या अंतर। चलिए कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला है उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। जैसे कूलाम का नियम जो बताता है वो दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमको बताता है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, इस कूलाम के नियम से हम विद्युत बल निकालते हैं और गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं।
या दो वस्तुएं एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, उसका वैल्यू होता है G इंटू M1 M2/r²। इस पर एक छोटा सा चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं r। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आप विद्युत बल बताइए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए, और ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, इन दोनों का वैल्यू बताइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। विद्युत बल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, K/Q1Q2/r²। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एयर में है, एयर यानी हवा में है, और एयर के लिए जो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 यानी पहले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दूसरा ये भी Q1, दूसरा जो चार्ज है Q2 वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, इस पे भी चार्ज सेम होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डिस्टेंस लिए हम r का स्क्वायर, तो r²। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए वैल्यू फॉर्मूला ये लगाएंगे, Gm1m2/r²। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.1 इंटू 10⁻31, और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी द्रव्यमान वही होगा 9.1 × 10⁻31। दोनों के बीच का डिस्टेंस r, ये r² से r² कट जाएगा। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो ये जो रेशियो होगा ये अप्रोक्स में आएगा 10⁻41, 10⁻41 ये फोर्स का रेशियो होगा। यानी ये फोर्स ये बताएगा कि ये जो इन दोनों के लगने वाले विद्युत बल और आकर्षण बल दोनों की अगर तुलना किया जाए तो विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻41 गुना ज़्यादा होता है, 10⁻41 गुना ज़्यादा होता है। चलिए, तो ये नोट हो गया, इसको इरेज करते हैं। कहीं कहीं ये जो फोर्स है वो 10⁻42 गुना भी होता है, लगभग इसका वैल्यू हम बता रहे हैं, अप्रोक्स में, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि ये जो विद्युत बल होता है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा मजबूत होता है, विद्युत बल, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस कूलाम के नियम से हम दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कभी कभी बोर्ड में ये सवाल पूछता है कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ यानी कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं, यानी इसकी क्या क्या कंडीशन है, कूलाम का नियम का लिमिटेशन क्या क्या है, कहाँ पे हम कूलाम का नियम यूज कर सकते हैं। पहला देखिए कूलम्स लॉ का जो लिमिटेशन है वो पहला लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज पे लगता है, पॉइंट चार्ज, जिसको हम कहते हैं बिंदु आवेश। यानी जैसे कोई अगर बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो, कोई बहुत बड़ा सा वस्तु आप ले लें और उस वस्तु पे, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उस वस्तु पे अगर चारों तरफ
ये प्लस क्यू चार्ज अगर फैला हुआ है ना, और एक और ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ भी एक वस्तु है, इस पे भी अगर प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है चारों तरफ, और इन दोनों वस्तुओं के बीच अगर आपसे पूछा जाए, ये अगर चार्ज है, कोई चार्ज है, और इसके चारों तरफ पूरा आवेश फैले हुए हैं, प्लस चार्ज यहाँ पे, इधर भी, और तब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच लगने वाला आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, विद्युत बल बताइए, तो वहाँ पे कूलम्स का नियम नहीं लग सकता है, ये गलत हो जाएगा। कूलम्स का नियम तब लगेगा जब ये चार्ज पॉइंट के बराबर दिखने लगे। तो ये पॉइंट के बराबर ये दोनों चार्ज तब दिखेंगे जब ये दोनों चार्जों को आप बहुत दूर लेके जाइएगा, लगभग बहुत दूर, अनंत पे, तब ये बहुत बड़े चार्ज जो है वो लगभग पॉइंट के बराबर दिखने लगेंगे, और फिर उस जगह पे आप ये कूलम का नियम यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि जब कूलम का नियम आप जिन आवेशों पे लगा रहे हैं, दो आवेश अगर है Q1 Q2, तो ये दोनों आवेश जो है ना, बोथ चार्ज ये रेस्ट में होना चाहिए, दोनों आवेश, ठीक है, किस में होना चाहिए, रेस्ट में। अगर ये दोनों चार्ज, बोथ चार्ज, अगर ये दोनों चार्ज रेस्ट में ना होके मोशन में हो, रेस्ट का मतलब होता है स्थिर होना चाहिए, अगर ये दोनों चार्ज गति कर रहा हो तब वहां पे आप कूलम्स का नियम नहीं लगा सकते। तीसरा जो होता है इसका, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, वो तब आप कूलम का नियम यूज कर सकते हैं कि इन दोनों चार्जों के बीच का, सॉरी फोर्स गलत बता, दोनों चार्जों के बीच का जो मैक्सिमम दूरी है, अधिकतम दूरी, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अनंत दूरी हो, दोनों चार्ज यानी बहुत दूर हो, एक वस्तु मतलब समझ में बहुत दूर हो, तब भी वहां पे आप कूलम का नियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होगा, जो इसका मिनिमम दूरी होगा, जो हम लोग बोलते हैं कम से कम दूरी, कम से कम दूरी जो होना चाहिए वो 10⁻⁻11 मीटर से लेके 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए, ठीक है। कम से कम दूरी होना चाहिए 10⁻⁻11 से 10⁻⁻15 मीटर के बीच, और अधिकतम दूरी आपका इनफाइनाइट हो सकता है, और तब वहाँ पे आप कूलम्स का नियम यूज कर सकते हैं। तो पहला आपने समझा कि चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, इतना बड़े बड़े चार्ज के ऊपर आप कूलम का नियम नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरा, दोनों चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। कभी कभी किसी किसी बुक में ये भी रहता है कि अगर एक चार्ज, ठीक है ना, अगर वन चार्ज रेस्ट में हो, ठीक है ना, और फिर दूसरा चार्ज जो है अगर मोशन में हो, तब भी आप कूलम्स का नियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का विद्युतशीलता। विद्युतशीलता या इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, या और डाल दीजिए, और सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे हम जो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का, दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स, वो बराबर होता है K Q1 Q2 बटा में R²। ये K जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का जो वैल्यू है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, विद्युतशीलता। ये जो विद्युतशीलता है वो मीडियम के आधार पे चेंज होते रहता है।
अगर यहाँ पे एफ ई इज इक्वल टू, जब के इसके बराबर है तो इस के जगह पे हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 और बटा में R का स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा वो किसके लिए है? हवा के लिए। ये जो विद्युतशीलता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो किसके लिए है? हवा के विद्युतशीलता है। जैसे मीडियम बदल जाएगा तो ये विद्युतशीलता भी बदल जाएगा। जैसे अगर कोई दूसरा मीडियम हम ला के रखें, जैसे अगर हम ये दोनों चार्ज को हवा में ना रख के वाटर में डाल दें, Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, और ये दोनों कौन से मीडियम में है? वाटर में है। तब क्या होगा? तब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन W में बदल जाएगा और बाकी Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मतलब हवा। अब हवा से किस में चला गया? वाटर में। तो नॉट के जगह हो गया W, क्योंकि वाटर को W से सूचित करते हैं, है ना जी। तो इसको हम बोल देते हैं, ये किसी मीडियम का विद्युतशीलता है। किसी मीडियम का अगर विद्युतशीलता हो, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। हाला नहीं बाबू, माध्यम की विद्युतशीलता। जो सापेक्ष विद्युतशीलता है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको लिखते हैं हम एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर जो है वो बराबर होता है एप्सिलॉन एम, यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और बटा में एप्सिलॉन नॉट यानी हवा की विद्युतशीलता। ये एक फॉर्मूला है जो कभी कभी बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एप्सिलॉन आर मतलब क्या कहेंगे इसको? सापेक्ष विद्युतशीलता। क्योंकि यहाँ पे आर दिख रहा है, आर का मतलब रिलेटिव का हिंदी सापेक्ष, तो आर से मतलब हो गया सापेक्ष विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन यहाँ पे हो गया एम, एम का मतलब किसी भी मीडियम की विद्युतशीलता। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मतलब एयर की विद्युतशीलता। तो यहाँ से अगर हम किसी मीडियम की विद्युतशीलता निकालें, किसी भी मीडियम की, तो क्या करेंगे हम? तो एप्सिलॉन आर इंटू इस एप्सिलॉन को नॉट को ले जाके उससे गुणा कर देंगे। तो किसी भी मीडियम की जो विद्युतशीलता है वो सापेक्ष विद्युतशीलता का और हवा की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। ये जो हवा की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू में 10 के पावर -11। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नॉट यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, ठीक है। 10 के पावर बुक में 12 होता है, 10 के पावर -12 होता है। चलिए, तो देखिए इस फॉर्मूला से अब यहाँ पे थोड़ा सा फिल लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का फिल क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इस फोर्स के व्युत्क्रम में है, यानी फोर्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर विद्युतशीलता बढ़ेगी तो फोर्स हमारा घटेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसको अगर कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। यानी विद्युतशीलता किसी माध्यम की जितनी अधिक होगी, फोर्स उतना ही क्या होगा? कम होगा। अगर ये अधिक होता है तो फोर्स उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो आपको बता दें कि ये जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो एयर के लिए सबसे अधिक होता है, जिसको हम लिखते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट यानी ये जो विद्युतशीलता का वैल्यू है वो हवा के लिए, एयर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। यानी अब इससे ये हम पता कर सकते हैं कि कोई भी अगर दो चार्ज हो, अगर वो दोनों चार्ज एयर में रखा गया हो, किसमें? एयर में, तो उन दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स होगा वो हमको पता है किसके इक्वल होगा? लिखते हैं यहाँ पे हम, वो बराबर होगा
F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के। और यही चार्ज अगर हम किसी मीडियम दूसरे मीडियम में लेके जाएं, जैसे वाटर में डाल दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर यानी W Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये जो हमारा फोर्स है वो एयर के लिए है और ये जो फोर्स है वाटर के लिए है। तो हमको पता है एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो एयर के लिए सबसे अधिक होता है। तो जब ये अधिक होगा तो ये वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी ये एयर का फोर्स कम होगा और ये वाटर का फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। यानी सबसे जो मिनिमम फोर्स होता है दो आवेशों के बीच वो किस में होता है, एयर में होता है। बाकी एयर को छोड़ के अगर सेम डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में इन दोनों आवेशों के बीच का अगर हम बल निकालें तो एयर से हमेशा अधिक आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, एयर के लिए सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका फोर्स अपने आप क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यही है एप्सिलॉन नॉट का मतलब। ये है एप्सिलॉन m किसी मीडियम का विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, और ये हवा की विद्युतशीलता। इसको नोट कर लीजिए।